ओके, तो कल हमने डेरिवेटिव के दो अप्रोच देखे थे। एक हमने मैथमेटिकली देखा था व्हाट इज डेरिवेटिव एक्चुअली, डेरिवेटिव को हम एक्चुअल डिफाइन कैसे करते हैं। तो हमने देखा था कि डेरिवेटिव इज एक्चुअली द लिमिट, ओके, सो इट इज अ लिमिट ऑफ इंक्रीमेंटरी रेशियो, तो वो भी हमने देखा था। उसके आगे चल के हमने ये भी देखा था कि डेरिवेटिव इज एक्चुअली व्हाट, डेरिवेटिव इज अ स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व। ठीक है, मान लेते हैं अगर मेरे लिए y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये अगर कर्व है, फंक्शन है तो ग्राफ रहेगा। ओके, अगर इसका ग्राफ है तो ये ग्राफ कुछ भी हो सकता है, इट मे बी अ स्ट्रेट लाइन, इट मे बी अ कर्व, ओके, डिफरेंट कर्व्स हो सकते हैं। सो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स अगर ये हमारे लिए एक फंक्शन है, तो इस फंक्शन का हम डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, तो इसका डेरिवेटिव अभी हमें पता है इट इज dy by dx, बट एक्चुअली डेरिवेटिव यानी क्या है, तो हमने देखा था दिस डेरिवेटिव इज एक्चुअली द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन। ये y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स अगर हमारे लिए फंक्शन है, तो इस फंक्शन का जो भी ग्राफ निकलेगा उस ग्राफ के एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, और जहां तक एफ ऑफ एक्स अगर हम बोल रहे हैं, सो एट सर्टेन पॉइंट जो भी टेंजेंट ड्रॉ होगी उस टेंजेंट का स्लोप इज ऑलवेज dy by dx। ठीक है, सो डेरिवेटिव इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द ग्राफ ऑफ फंक्शन, ये हम क्लियरली बोल सकते हैं अभी। और दूसरा हमने एक अप्रोच देखा था कि डेरिवेटिव इज क्या, ओके, डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है, तो उसको हमने लिमिट के टर्म्स में भी उसको एक्सप्लेन किया था, तो ए भी था हमारे लिए। और डेरिवेटिव इज आल्सो रेट ऑफ चेंज, ये भी हमें पता है, तो अलग अलग क्वांटिटीज के बारे में हम रेट ऑफ चेंज निकालना है तो डेरिवेटिव निकालेंगे। बट दिस ऑल आर दी एप्लीकेशंस, ये सब एप्लीकेशंस है। ओके, सो एप्लीकेशंस के पर्टिकुलर कंसेप्ट्स को हमने नहीं पढ़ा है, हमने कोई एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स को स्टडी नहीं किया है, ओके, एंड नॉट इवन वी आर गोइंग टू डिस्कस इट राइट नाउ। हमने क्या पढ़ा था कि हाउ टू जो डिफरेंशिएशन है इसका रिवर्स हमें कैसे सोचना है, कि मुझे अगर मेरे पास किसी फंक्शन का y is equal to f of x फंक्शन है, उसका डेरिवेटिव मेरे पास तैयार है dy by dx। If I know the derivative of certain function, then my intention is what, to get the function of which the derivative is known। तो मुझे वो फंक्शन वापस पता करना है कि भाई जिसका डेरिवेटिव मुझे पता है। सो मेरे पास अगर डेरिवेटिव ऑलरेडी गिवन है, तो माय इंटेंशन इज टू फाइंड द फंक्शन ऑफ व्हिच इट इज डेरिवेटिव, तो वो फंक्शन मुझे निकालना है। अगर ये निकालना है तो मेरे पास डिफरेंशिएशन का कोई रिवर्स प्रोसेस होना चाहिए, एंड दैट रिवर्स प्रोसेस हमने कल देखा हुआ था कि दैट रिवर्स प्रोसेस इज इंटीग्रेशन। तो इट वाज जस्ट द इंट्रोडक्शन टू द इंटीग्रेशन, एंड टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद दैट। तो आपके जो क्वेरीज है वो आते रहेंगे। एक यहाँ पे सैक के तरह क्वेश्चन है, कैन इट बी कंटिन्यूअस, ओके, ठीक है। सैक आपको कंटिन्यूअस जो बोलना है ना, द कंटिन्यूटी एक थोड़ा सा और अलग टूल है हमारे लिए, ओके। जहां हम कैलकुलस पढ़ेंगे वहां कंटिन्यूटी आएगा, लिमिट्स के बाद आप कंटिन्यूटी पढ़ते हो और उसके बाद डिफरेंशिएशन आता है, ओके। सो कैन इट बी कंटिन्यूअस ऐसा आपका क्वेश्चन है। तो इफ यू आर टॉकिंग अबाउट ए फंक्शन, तो फंक्शन विल बी कंटिन्यूअस, ओके। इफ फंक्शन इज कंटिन्यूअस देन इट इज डिफरेंशिएबल, ओके। तो वो डिफरेंशियल तभी बनेगा। सो फंक्शन कंटिन्यूअस हमारे लिए होना चाहिए। कंटिन्यूअस से मतलब क्या है, कंटिन्यूटी का मतलब भी क्या होता है सर? मान लो अगर आपके पास ये कोई भी एक फंक्शन अगर प्रोवाइडेड है, से y इज इक्वल टू f ऑफ x अगर एक फंक्शन है, तो आप कंटिन्यूअस बोल रहे हैं, तो कंटिन्यूअस इज व्हाट, कंटिन्यूअस दो चीजें होती है। फंक्शन कंटिन्यूअस हो सकता है एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, और फंक्शन कंटिन्यूअस हो सकता है इन अ सर्टेन इंटरवल। तो मेरे लिए अगर ये कोई ग्राफ है किसी फंक्शन का, तो यहाँ पे अगर मुझे कोई पॉइंट दिया है, तो फंक्शन कैन बी कंटिन्यूअस एट दिस पॉइंट। इस पॉइंट के पास फंक्शन कंटिन्यूअस हो सकता है। फंक्शन कंटिन्यूअस है मतलब क्या है, फंक्शन हैज नो ब्रेक एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट, कि उस पॉइंट के पास फंक्शन को ब्रेक नहीं है, ओके। फंक्शन को ब्रेक नहीं है, फंक्शन इज यूनिफॉर्म। उसके बाद फंक्शन कंटिन्यूअस है इन अ इंटरवल, उसका मतलब क्या होता है, अगर मैं आपको एक कोई इंटरवल प्रोवाइड कर देता हूं कि से a और b ये इंटरवल है मेरे लिए, तो मैं अगर बोलता हूं कि इस इंटरवल में फंक्शन कंटिन्यूअस है, इसका मतलब क्या, कि इस इंटरवल में फंक्शन आप यहां से यहां तक, ओके, सो यहां इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ये जो फंक्शन है, आप इस फंक्शन को ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। फंक्शन इज कंटिन्यूअस मींस यू कैन ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दैट पर्टिकुलर फंक्शन फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। इसका मतलब उसमें ब्रेक नहीं है, ओके। सो यू नीड सच काइंड ऑफ द फंक्शन, आपको ये ऐसे टाइप के फंक्शन की जरूरत होती है। तो ये आगे आगे और डिटेल होगा, कहाँ कंटिन्यूटी होती है, डिफरेंशियबिलिटी क्या रिलेशन है डिफरेंशियबिलिटी और कंटिन्यूटी का,
ठीक है, फिलहाल आपने जो पूछा है कंटिन्यूअस, तो कैन इट बी कंटिन्यूअस? ओके, इट विल बी कंटिन्यूअस। ठीक है, और किसी को कुछ डाउट्स है तो पहले डिस्कस कर लेते हैं। चलो, कल का हमारा जो पार्ट था उससे रिलेटेड किसी को भी डाउट है तो यू कैन आस्क। जैसे सेट का एक क्वेश्चन था, आरएल का एक क्वेश्चन था, आरएल का ओके, आरएल को इतना ही क्वेश्चन था कि ही जस्ट वांट रिव्यू करना था। ओके, तो आ जाएगा आरएल, जो भी कल के कंसेप्ट है हमारे फिर से रिपीट होंगे, उतना डिटेल नहीं होगा बट देयर विल बी सर्टेन रिलेशन। ओके, और किसी को कोई डाउट नहीं है तो हम आगे बढ़ सकते हैं। चलो, अब देखो हमारे पास ये फंक्शन है, से y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, और इसका डेरिवेटिव हम निकाल चुके हैं, तो मेरे पास कोई dy बाई dx ऐसा कुछ होगा, y का डेरिवेटिव मुझे मिल रहा है। अब हमने कहा था कि मुझे फंक्शन गिवन है तो डेरिवेटिव निकालने के लिए मैं एबल हूं अभी। इफ आई हैव स्टडीड डिफरेंशिएशन दैट मींस आई एम एबल टू फाइंड द डेरिवेटिव, मैं डेरिवेटिव फाइंड कर सकता हूं। अब मुझे क्या चाहिए कि मेरे पास अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव ऑलरेडी गिवन है तो आई वांट टू गेट दैट फंक्शन ऑफ व्हिच इट इज डेरिवेटिव, कि मुझे वो फंक्शन वापस चाहिए जिसका मुझे डेरिवेटिव पता है। ठीक है, क्योंकि फंक्शन पर गिवन है तो आप डेरिवेटिव निकाल सकते हो, लेकिन अगर मैं आपको डायरेक्टली किसी फंक्शन का डेरिवेटिव दे देता हूं और आपको बोलता हूं नाउ टेल मी द फंक्शन ऑफ व्हिच इट इज डेरिवेटिव, तो सिंपल स्टेजेस पे तो ये ओरली भी पॉसिबल है, सिंपल स्टेजेस पे। लेकिन अगर कभी ऐसा होता है कि मुझे मिला जो डेरिवेटिव मिल रहा है, वो डेरिवेटिव अगर कोई कॉम्प्लेक्स टाइप का फंक्शन है, देन इट इज डिफिकल्ट टू टेल एग्जैक्टली व्हाट इज द फंक्शन शुड बी, जिसका वो डेरिवेटिव है। तो इसके लिए कोई रैंडम नहीं, आई शुड हैव ए सिस्टमैटिक प्रोसेस फॉर इट, मेरे पास कोई प्रोसेस होना चाहिए, एंड दैट पर्टिकुलर प्रोसेस वी कॉल इट एज इंटीग्रेशन। तो हम इसको बोल सकते हैं कि चलो इंटीग्रेशन इज एक्चुअली व्हाट, इट इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो हम उसको बोल सकते हैं कि इट इज अ एंटी डेरिवेटिव, एक डेरिवेटिव का रिवर्स प्रोसेस है। ठीक है, या फिर ये डेरिवेटिव का हमारे लिए जो भी है, तो डेरिवेटिव का ये इनवर्स प्रोसेस हो गया। सो वी आल्सो कॉल्ड इंटीग्रेशन एज एन एंटी डेरिवेटिव, उसको हम एंटी डेरिवेटिव भी बोलते हैं। तो हमें वही पढ़ना है कि हाउ टू फाइंड रिवर्स ऑफ दैट डिफरेंशिएशन, वो प्रोसेस स्टडी करना है, प्रोसेस विल बी इंटीग्रेशन। अब उसके रिलेटेड कुछ टर्म्स वो भी समझना है, नोटेशंस वो भी समझना है। तो चलो एक एक हम देखते हैं। बट आप इंटीग्रेशन कर रहे हो मतलब आप क्या निकाल रहे हो ये आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। डेरिवेटिव पता है तो आप फंक्शन निकाल रहे हो। ओके, और दूसरा जो हमने कल एक अप्रोच देखा था, ज्योमेट्रिकल अप्रोच देखा था डिफरेंशिएशन का, कि वहां पे अगर कोई फंक्शन आपको दिया है उसका डेरिवेटिव आप निकाल रहे हो, मतलब यू आर फाइंडिंग द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू दैट ग्राफ। उस फंक्शन का जो भी ग्राफ है, उस ग्राफ का किसी भी टेंजेंट का आपको स्लोप निकालना है तो आप डेरिवेटिव से निकाल सकते हो। ओके, तो डेरिवेटिव यूज स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब इसको रिवर्स सोचेंगे तो क्या होगा कि अगर आपको टेंजेंट का स्लोप पता है तो आप फंक्शन पता लगा सकते हो, फंक्शन पता कर सकते हो कि ये जो भी स्लोप है टेंजेंट का वो किस ग्राफ का है, यानी किस ग्राफ के फंक्शन, जो भी ग्राफ आप कंसीडर कर रहे हो उससे रिलेटेड फंक्शन जो भी होगा वो फंक्शन आप निकाल सकते हो। तो हमारा एंटी डेरिवेटिव में या फिर इंटीग्रेशन में वही एम रहेगा। अब इसको अगर हमें एक्सप्रेस करना है, लिखना भी है, तो हाउ इट विल बी। ठीक है, तो चलो सोचते हैं। ओके, मान लो अब हमारे पास कोई भी एक फंक्शन गिवन है। चलो मेरे पास g ऑफ x इज एनी फंक्शन, और मैं कहता हूं कि डेरिवेटिव ऑफ दिस g ऑफ x ये मुझे प्रोवाइडेड है से सम f ऑफ x। ओके, सो g ऑफ x इज एनी फंक्शन ऑफ x एंड डेरिवेटिव ऑफ दिस g ऑफ x इज गिवन एज f ऑफ x। तो g ऑफ x का डेरिवेटिव मुझे पता है कि g ऑफ x का डेरिवेटिव कोई अदर फंक्शन है, उस फंक्शन को हमने f ऑफ x बोल दिया, तो डेरिवेटिव ऑफ g ऑफ x इज f ऑफ x। तो इसका डेरिवेटिव तो f ऑफ x हो गया, फिर f ऑफ x के लिए g ऑफ x यानी क्या हुआ, सो फॉर दिस f ऑफ x नाउ दिस g ऑफ x इज कॉल्ड एज एंटी डेरिवेटिव, उसको ही हम बोलते हैं एंटी डेरिवेटिव। तो हमारे लिए g ऑफ x इज एंटी डेरिवेटिव, और उसको ही हम बोलते हैं कि इट इज इंटीग्रल, ये हमारे लिए इंटीग्रल हो गया। इट इज आल्सो कॉल्ड एज प्रिमिटिव, उसको ही हम प्रिमिटिव भी बोलते हैं। ओके, दिस ऑल आर द सेम नेम्स।
So if derivative of g of x is f of x, then g of x is called as antiderivative of f of x, integral of f of x और primitive of f of x. Okay, so g of x का अगर ये डेरिवेटिव है तो g of x यानी f of x का प्रिमिटिव हो गया, f of x का इंटीग्रल हो गया. ओके, और इसको अगर मुझे एक्सप्रेस करना है तो इट इज एक्सप्रेस विद द साइन लाइक दिस, इंटीग्रल ऑफ दिस f of x with respect to x is a g of x. Okay, now derivative of g of x is f of x, then integral of f of x is itself g of x. So we mention this fact with this symbol. अब इसी रिलेशन को मुझे अगर लिखना है तो आई कैन राइट इन विद दिस हेल्प ऑफ दिस सिंबल. सो इस सिंबल को हम बोलेंगे इंटीग्रल सिंबल. सो इट इज इंटीग्रल ऑफ f of x with respect to the variable x, that is we write it as a dx. Okay, dx is actually the differentiation of x, वो x का डिफरेंशियल ही है, but here in this symbol we say integral of f of x with respect to variable x is equal to g of x. वो हो गया g of x. so यहाँ पे क्लियर है, अगर g of x का डेरिवेटिव f of x है तो f of x का इंटीग्रल कौन रहेगा? g of x. That is the simple fact. Okay, और उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है. So if I say derivative of g of x is f of x, it clearly means integral of f of x is a g of x. Okay, so g of x का डेरिवेटिव f of x है तो हम बोलेंगे g of x. f of x के लिए क्या हुआ? एंटी डेरिवेटिव, इंटीग्रल या फिर प्रिमिटिव. और उसको लिखना है तो हम सिंबॉलिकली इस तरीके से लिख सकते हैं. नाउ इन दिस सिंबल, यहाँ पे जो भी साइन दिख रहा है हमें, दिस साइन, दिस सिंबल इज कॉल्ड एज इंटीग्रल साइन. यहाँ जो भी f of x दिख रहा है, ये अगर इंटीग्रल साइन है, then this f of x is called as integrand. We call it as an integrand. So f of x is called as integrand, and here this dx is actually the variable of integral. वो इंटीग्रेशन का वेरिएबल हो गया. So integral of f of x with respect to x is a g of x. तो वो हो गया, आंसर इज g of x. Okay, so मुझे डेरिवेटिव से फंक्शन निकालना है तो आई विल टेक द इंटीग्रल ऑफ दैट फंक्शन एंड वी विल गेट इट लाइक दिस. अब ये हमारे लिए तो क्लियर हो गया. इसको हम अगर एग्जांपल के साथ देखेंगे तो देखो हमारे पास एक एग्जांपल है. अगर मुझे डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर निकालना है तो क्लियरली इट इज 2x, देयर इज नो डाउट. अब डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर इज 2x, इसको मैं इंटीग्रल के लैंग्वेज में क्या बोलूंगा? अगर x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x है तो इस 2x का इंटीग्रल हो गया x स्क्वायर. ठीक है, 2x का इंटीग्रल x स्क्वायर, एंड वी डिनोट दिस फैक्ट बाय दिस सिंबल, इंटीग्रल ऑफ 2x विथ रिस्पेक्ट टू x इज x स्क्वायर. वो हमारे लिए x स्क्वायर हो गया. ओके, सो इस तरीके से मुझे ये अगर फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव अगर पता है तो इस फंक्शन का इंटीग्रल, ये फंक्शन हमें रिटर्न मिल सकता है. सो बाय दिस वे वी कैन एक्सप्रेस इट. सो इंटीग्रल ऑफ 2x dx इज इक्वल टू x स्क्वायर. अब हम एक्सप्रेस तो कर रहे हैं कि डेरिवेटिव अगर पता है, डेरिवेटिव से अगर मुझे इंटीग्रल लिखना है तो आई कैन राइट लाइक दिस. लेकिन इसके बारे में हम और एक अप्रोच सोचते हैं. देखो मुझे पता है कि चलो डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर इज इक्वल टू 2x, बट अगर मैं आपको बोलता हूं कि चलो डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर प्लस 3 ये निकाल के बताइए. सो डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर प्लस 3 अगर मैं निकालता हूं, इट इज आल्सो नॉट 2x. वैसे ही अगर मैं डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर माइनस 5 निकालता हूं, देन इट इज आल्सो 2x. अगर मैं डेरिवेटिव ऑफ से सम x स्क्वायर प्लस 10 निकालता हूं तो इट इज आल्सो 2x. तो आप ये सोचिए, हाउ मेनी सच फंक्शंस विल बी देयर व्हिच आर हैविंग द सेम डिफरेंशिएशन. ऐसे कितने फंक्शंस आपको मिलेंगे कि जिसका डेरिवेटिव आपको सेम मिलेगा. ओके, आप सिर्फ इस कांस्टेंट को चेंज करते जाइए, बिकॉज वी नो दैट डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज 0. सो दिस एंटायर डिफरेंशिएशन डिपेंड्स ऑन x स्क्वायर. तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव तो 2x आ रहा है, और जहां जहां x स्क्वायर रहेगा वहां पे डेरिवेटिव 2x ही आएगा. चाहे आप ऐसे कितनी भी कांस्टेंट चेंज कीजिए, इनफाइनाइट फंक्शंस विल बी देयर. ऐसे इनफाइनाइट फंक्शंस मिलेंगे जिसका डेरिवेटिव 2x आने वाला है. ओके, सो इसका डेरिवेटिव अगर 2x आ रहा है, अब इसको मैं एक्सप्रेस कर रहा हूं इंटीग्रल में, तो क्या होगा? नाउ इंटीग्रल ऑफ 2x dx इज इक्वल टू x स्क्वायर. ये ठीक है, मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूं. नाउ इंटीग्रल ऑफ 2x dx इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 3 बाय दिस एक्सप्रेशन. यहां से तो मुझे ये मिल रहा है. अब वैसे ही
इंटीग्रल ऑफ 2x dx अगर मैं निकालता हूं तो ये मुझे मिल जाएगा x स्क्वायर माइनस 5 बाय दिस रिलेशन। वैसे अगर इस रिलेशन को यूज करेंगे तो इंटीग्रल ऑफ 2x dx इज आल्सो x स्क्वायर प्लस 10। नाउ यू थिंक अबाउट इट, हाउ मेनी सच इंटीग्रल्स आर पॉसिबल। एक सिर्फ फंक्शन अगर 2x है तो इस 2x फंक्शन के लिए आप ऐसे कितने इंटीग्रल्स निकाल सकते हो। सो क्लियरली यू कैन फाइंड इनफाइनाइट इंटीग्रल्स लाइक दिस। ठीक है, अगर 2x कोई भी एक फंक्शन है तो इसके एक नहीं आपको इनफाइनाइट इंटीग्रल्स मिलेंगे जस्ट बाय चेंजिंग दिस वैल्यू ऑफ कांस्टेंट। आप कांस्टेंट को चेंज कर दीजिए, आपको ऐसे इनफाइनाइट इंटीग्रल्स मिलते जाएंगे। ओके, सो ऐसे जितने भी इंटीग्रल्स आपको मिलते जाएंगे वो सभी इंटीग्रल्स डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट, सिर्फ आप एक कांस्टेंट को चेंज करते जाइए, आपको जितने चाहिए उतने इंटीग्रल्स एक फंक्शन के मिल सकते हैं। दैट मींस integral of a particular function is not fixed, it is just it depends on the constant। आप सिर्फ कांस्टेंट पे डिपेंड करेगा, आप चाहे कांस्टेंट चेंज करते जाइए एक नया नया इंटीग्रल आपको मिलते जाएगा। ओके, सो एक पर्टिकुलर फंक्शन का इंटीग्रल अगर कांस्टेंट पे चेंज होते जा रहा है, वो अगर फिक्स नहीं है, डेफिनेट नहीं है, देन सच काइंड ऑफ इंटीग्रल्स, ऐसे जितने भी इंटीग्रल्स हमें मिलेंगे कि वेयर फॉर ए सर्टेन फंक्शन, एक फिक्स फंक्शन के लिए यू आर गेटिंग इनफाइनाइट इंटीग्रल्स, यू आर नॉट गेटिंग अ फिक्स इंटीग्रल। ठीक है, एक फिक्स इंटीग्रल नहीं मिल रहा है, डेफिनेट इंटीग्रल नहीं मिल रहा है, देन सच काइंड ऑफ इंटीग्रल्स आर कॉल्ड एज इनडेफिनेट इंटीग्रल्स। तो हम ऐसे इंटीग्रल्स को बोलेंगे इनडेफिनेट इंटीग्रल्स बिकॉज दीज इंटीग्रल्स आर वेरिंग। बहुत सारे चेंजिंग इंटीग्रल्स आ रहे हैं एंड दे ऑल आर डिपेंडिंग ऑन द कांस्टेंट। अगर ये सभी कांस्टेंट को मैं एक कर देता हूं, चलो उसको सी मान लेता हूं, तो इस एंटायर एक्सप्रेशन को हम कॉमनली एक्सप्रेस करके बता सकते हैं इंटीग्रल ऑफ 2x dx इज इक्वल टू डेफिनेटली x स्क्वायर प्लस सम कांस्टेंट एंड दैट कांस्टेंट इज c। ओके, तो इंटीग्रल ऑफ 2x dx इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस सम कांस्टेंट एंड दैट कांस्टेंट को अगर हम मान लेते हैं कि चलो इट कांस्टेंट इज c, देन दिस काइंड ऑफ इंटीग्रल, इस फंक्शन का ऐसा मिलने वाला जो भी इंटीग्रल रहेगा, दैट इंटीग्रल इज कॉल्ड एज इनडेफिनेट इंटीग्रल। इनडेफिनेट बिकॉज वैल्यू ऑफ कांस्टेंट इज नॉट फिक्स्ड, हमें कांस्टेंट की वैल्यू फिक्स पता नहीं है। ओके, एंड द सर्टेन केस, अगर आप पर्टिकुलरली c की जो भी वैल्यू है उस पर्टिकुलर वैल्यू को अगर मेंशन कर रहे हैं, मान लेते हैं चलो इंटीग्रल ऑफ 2x dx इज इक्वल टू से सम x स्क्वायर प्लस 5, आई एम टेकिंग अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ दिस कांस्टेंट। अगर ऐसे कांस्टेंट का फिक्स वैल्यू आपको पता है, देन दिस काइंड ऑफ इंटीग्रल इज कॉल्ड एज डेफिनेट इंटीग्रल। हम उसको डेफिनेट इंटीग्रल कहते हैं व्हेन वैल्यू ऑफ दैट कांस्टेंट इज नोन। सो सच कांस्टेंट, ये जो भी कांस्टेंट रहेगा, दिस पर्टिकुलर कांस्टेंट इज कॉल्ड एज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इसको कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन बोलते हैं। ओके, एंड c इज एनी कांस्टेंट, ये कोई भी एक कांस्टेंट हो सकता है, इट इज अ आर्बिटरी कांस्टेंट, ये कोई भी एक आर्बिटरी कांस्टेंट है। ओके, सो आर्बिटरी वर्ड से कंफ्यूज नहीं होना है कि आर्बिटरी कांस्टेंट यानी कुछ नया है, नथिंग। ओके, आर्बिटरी जो भी वर्ड है, ठीक है, जो भी वर्ड आता है तो उसके बारे में अगर कंफ्यूजन है तो सिंपल एक अपन समझ लेते हैं। मैथमेटिक्स में हमारे पास दो क्वांटिटी है। ओके, सो दो क्वांटिटीज कौन सी है, चलो एक क्वांटिटी है हमारे पास दिस और एक क्वांटिटी है ये। सो एक अगर क्वांटिटी 3 है हमारे पास तो 3 इज कॉल्ड एज अ कांस्टेंट, आप 3 को कांस्टेंट बोलते हैं। तो x को हम क्या बोलते हैं, विच वैल्यू इज नॉट नोन, वैल्यू इज नॉट नोन और वैल्यू डिपेंड्स ऑन ए सर्टेन कंडीशन, वो कंडीशन पे डिपेंड करती है, उसका वैल्यू चेंज भी हो सकता है। तो जिसका वैल्यू चेंज होता है वी कॉल इट एज अ वेरिएबल, उसका हम वेरिएबल बोलते हैं। सो वैरी मींस चेंज, व्हिच इज एबल टू गेट वैरी इज वेरिएबल। सो हमारे लिए x यानी वेरिएबल हो गया और 3 यानी क्या हो गया, कांस्टेंट। तो इसका वैल्यू तो चेंज होना नहीं है, ठीक से, और ये है कि जिसकी वैल्यू वैरी हो सकती है डिपेंडिंग ऑन ए सिचुएशन और कंडीशन इन विच यू आर यूजिंग दैट पर्टिकुलर वेरिएबल। तो x वेरिएबल है, 3 कांस्टेंट है और दोनों के बीच में आता है, दैट इज कॉल्ड एज आर्बिटरी कांस्टेंट। हम उसको बोलते हैं आर्बिटरी कांस्टेंट कि विच बिहेव्स लाइक वेरिएबल एंड कांस्टेंट। ओके, जो पार्टली वेरिएबल है और पार्टली कांस्टेंट है। क्यों? बिकॉज c इज अ कांस्टेंट बट स्टिल इट्स वैल्यू इज गेटिंग चेंज अकॉर्डिंग टू कंडीशन। तो ऐसा कोई कांस्टेंट जिसकी वैल्यू अकॉर्डिंग टू कंडीशन चेंज हो सकती है इज कॉल्ड एज आर्बिटरी कांस्टेंट, हम उसको आर्बिटरी कांस्टेंट बोलते हैं। सो c का वैल्यू कांस्टेंट है बट वो चेंज भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन ए सिचुएशन। ओके,
सो इस टाइप का अगर कोई इंटीग्रल मुझे मिलता है कि वेयर द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट इज नॉट नोन, देन इट इज कॉल्ड एज इंडेफिनिट इंटीग्रल, एंड इफ द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट इज नोन, देन इट इज कॉल्ड एज डेफिनेट इंटीग्रल. सो इंटीग्रल्स में भी दो टाइप के हमें इंटीग्रल्स मिलेंगे, इंडेफिनेट और डेफिनेट. सो एट दिस स्टेज हमें जो पढ़ना है, जिसके बारे में हम अभी सोच रहे हैं, एटलीस्ट इन आवर फाउंडेशन, सो हम जिसके बारे में सोचेंगे, वी आर गोइंग टू थिंक अबाउट इनडेफिनेट इंटीग्रल्स. डेफिनेट इंटीग्रल सिर्फ कांस्टेंट की वैल्यू पता चल जाती है तो डेफिनेट इंटीग्रल बनेगा. ओके, तो हम इनडेफिनेट इंटीग्रल्स के बारे में सोचेंगे. तो इनडेफिनेट इंटीग्रल्स में हमें क्या है, वी आर नॉट गोइंग टू कंसर्न विद द कांस्टेंट. हम कांस्टेंट के बारे में नहीं सोचेंगे, ठीक है, सिर्फ हम आर्बिट्ररी कांस्टेंट लेके उसको समझेंगे. तो हम अपने डेफिनेशन में हम इंप्रूव करके क्या बोल सकते हैं, इफ यहां पे अगर डेरिवेटिव ऑफ g ऑफ x का डेरिवेटिव अगर f ऑफ x है, तो क्लियरली इंटीग्रल ऑफ f ऑफ x dx इज इक्वल टू g ऑफ x प्लस सम कांस्टेंट. देयर विल बी सर्टेन कांस्टेंट. सो दिस इज द क्लियर डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रल. तो ये इंटीग्रल का डेफिनेशन हो गया. इसको अब क्लियरली हम थोड़ा सा सोचते हैं. ओके, अगर हम इसको क्लियरली अभी एक्सप्रेस करेंगे, इट इज डेरिवेटिव ऑफ g of x is equal to f of x. So simply we say integral of f of x dx. Okay, so integral of f of x with respect to x is equal to what? It is g of x plus some constant. Okay, कोई ना कोई constant तो साथ में रहेगा, which value is at this level is not known to us. So integral f of x dx is equal to now g of x plus c. Now this kind of integral they are called as indefinite integrals. हम उसको indefinite integrals बोलते हैं. तो indefinite और definite integral में कोई confusion नहीं रखना है, हमें पता होना चाहिए. इसका एक और अप्रोच भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूं. हमारे पास और है कुछ 5 मिनट 6 मिनट्स है. ओके, अब देखिए हमने एक देखा था कि डिफरेंशिएशन इज व्हाट, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट ये हमें पता है. तो अब हमारे पास तो कोई फंक्शन है. ओके, अगर ये फंक्शन हमारे पास है f of x, तो जिसका हम इंटीग्रल निकाल रहे हैं, एक्चुअली इट इज व्हाट, इट इज अ स्लोप. आप अगर f of x का इंटीग्रल निकाल रहे हो, तो इंटीग्रल जिसका हम निकाल रहे हैं वो हमारे लिए क्या हो गया, स्लोप ऑफ टेंजेंट. तो वहां से हम जिसको निकाल रहे हैं वो कौन है, फंक्शन. ठीक है, अब देखो मान लेते हैं हम हमारे पास कोई भी g of x plus c कोई भी एक फंक्शन है. तो g of x plus c अकॉर्डिंग टू वैल्यू ऑफ c क्या होगा, आप c की वैल्यू चेंज करते जाएंगे. तो g of x का अगर ऐसे कोई एक कर्व मिल रहा है, तो आप c की वैल्यू चेंज करते जाओ, यू विल गेट सर्टेन कर्व्स. ऐसे बहुत से कर्व्स हमें मिलते जाएंगे इन द सेम फैमिली. सो g of x फंक्शन का अगर ये आपको कर्व मिल रहा है, ये ग्राफ मिल रहा है, तो आप कांस्टेंट की वैल्यू चेंज करते जाएंगे, तो ये ऐसे ऐसे ग्राफ उसके चेंज होते जाएंगे लाइक दिस. ओके, सो ऐसे g of x plus c हम जब बोल रहे हैं, इट इज इंडेफिनिट इंटीग्रल. सो व्हाट इंडेफिनिट इंटीग्रल रिप्रेजेंट, इंडेफिनिट एक इंटीग्रल आपको क्या देता है, इंडेफिनिट इंटीग्रल गिव्स अस अ फैमिली ऑफ कर्व्स. ऐसे कर्व्स की एक फैमिली मिलती जाएंगी. ओके, एंड डेफिनिट इंटीग्रल इज एक्चुअली व्हाट, अगर मैं यहाँ पे g of x प्लस कुछ 2 बोल देता हूं, ओके, तो दिस इज डेफिनिट इंटीग्रल. तो डेफिनिट इंटीग्रल इज व्हाट, definite integral is a particular curve of that family. So indefinite integrals and definite integral में क्या रिलेशन है वो समझना है. Indefinite integral gives us the family of curves. ऐसे infinite curves की एक फैमिली मिलेगी जो भी indefinite integrals है, and definite integral gives us the particular curve of that family. उस फैमिली का एक पर्टिकुलर कर्व को डेफिनेट इंटीग्रल रिप्रेजेंट करता है. तो ग्राफिकली इंडेफिनिट एंड डेफिनेट इंटीग्रल्स में ये रिलेशनशिप रहेगा. ओके, यहां तक के पार्ट में अगर कुछ भी डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं. यहाँ पे सैक ने एक दिया हुआ है, इफ c is equal to minus g of x. ओके, हाँ, सैक क्लियरली c is what, arbitrary constant, and what you are taking that constant is equal to function. तो हम कांस्टेंट को वेरिएबल के साथ फंक्शन के साथ रिलेट कर रहे हैं. और मान भी लेते कि चलो आपने c का वैल्यू रख दिया माइनस g of x, व्हाट विल हैपन, क्या होगा, 0. ओके, g of x का जो माइनस g of x आपको मिलेगा, तो दिस वैल्यू विल बी 0. तो आपको क्या मिला, फॉर सर्टेन फंक्शन उसका इंटीग्रल क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, बराबर है. तो 0, इसको आप डेरिवेटिव के बारे में सोचेंगे तो क्या होगा, डेरिवेटिव के बारे में कि ये इधर का जो वैल्यू है वो 0 है,
वो अगर जीरो, इसका मतलब क्या हुआ कि किसी जो स्लोप है इस पर्टिकुलर स्लोप के लिए या फिर डेरिवेटिव के लिए मान सकते हैं कि इस डेरिवेटिव के लिए आने वाला फंक्शन जीरो है, तो डेफिनेटली ये कौन हो गया, जीरो। ठीक है ना, जीरो का ही डेरिवेटिव जीरो मिलेगा ना, तो डेरिवेटिव जीरो है तो डेफिनेटली फंक्शन विल बी आल्सो जीरो, वो भी जीरो होगा। क्लियर है सर? ओके। और किसी को कुछ भी डाउट्स है तो इस पे आप पूछ सकते हैं। डेफिनेट एंड इंडेफिनेट इंटीग्रल्स, हमने आज दो ही टर्म्स देखे हैं, डेफिनेट इंटीग्रल्स एंड इंडेफिनेट इंटीग्रल्स। तो इंडेफिनेट किसको बोलना है और डेफिनेट किसको बोलना है, पहले इंटीग्रल किसको बोलना है इसमें क्लियर होना चाहिए। अगर g ऑफ x का डेरिवेटिव f ऑफ x है, देन g ऑफ x इज कॉल्ड एज इंटीग्रल ऑफ f ऑफ x। ठीक है, तो g ऑफ x को हम f ऑफ x का इंटीग्रल बोलते हैं एंड दिस फैक्ट इज रिटन इन दिस सिंबल। इस तरीके से हम उसको लिखेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस सिंबल, और पढ़ते वक्त हम क्लियरली पढ़ेंगे इंटीग्रल ऑफ f ऑफ x dx is equal to g of x plus c। ठीक है, इंडेफिनेट इंटीग्रल है, c is any arbitrary constant। सो इस तरीके से आप उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ये अगर इंडेफिनेट है तो दिस इज डेफिनेट। ओके, अब इंडेफिनेट और डेफिनेट में क्या रिलेशनशिप है तो मैंने बताया। इंडेफिनेट इंटीग्रल रिप्रेजेंट्स अ फैमिली ऑफ कर्व, while definite integral represents a particular curve of that family।